हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब? उम्मीद है दोस्तों सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी को टारगेट करते हुए अपने एक एमसीक्यू बेस्ड कॉन्सेप्ट सीरीज, जिसमें हम लोग एमसीक्यू के थ्रू बायोलॉजी के बहुत ही अच्छे कोर कॉन्सेप्ट्स को सीखने वाले हैं। देखिए, बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट को सीखना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप साइंस का पोर्सन देखते हो ना, उस साइंस के पोर्सन में मैक्सिमम चीज़ें आपको बायोलॉजी की दिखेंगी। ठीक है, और जो बंदा साइंस के बैकग्राउंड से नहीं है या फिर आपका ह्यूमैनिटीज़ से है या फिर साइंस में भी मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड से है, उसके लिए बायोलॉजी थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो इसी कोशिश के साथ कि इस कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को एकदम फिंगर टिप पर लाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एमसीक्यू बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे। किसके? बायोलॉजी के, जो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम हॉल में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो आपकी स्क्रीन पर आपको जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है ना, वो है जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है। यानी जंतु विज्ञान में हम कौन से चीज़ का अध्ययन करते हैं। नाम से ही पता चल रहा है ये ऐसा विज्ञान है जिसमें हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। तो किसका अध्ययन करते हैं? जंतुओं का अध्ययन। तो जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान कहलाता है। पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है जी? पौधों का अध्ययन कहलाता है वनस्पति विज्ञान। क्या कहलाएगा जी? वनस्पति विज्ञान, जिसको हम बॉटनी कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम बॉटनी कहते हैं। जंतुओं के अध्ययन को इंग्लिश में हम जूलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? जूलॉजी कहते हैं। और कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक विज्ञान कहलाता है, जिसको हम माइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? माइकोलॉजी कहते हैं। और सूक्ष्म जीवों का अध्ययन सूक्ष्म जीव विज्ञान कहलाता है, जिसको हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। इस प्रकार से हमने इन चारों चीज़ों का अध्ययन सीख लिया। जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? जूलॉजी कहलाता है। पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? बॉटनी कहलाता है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक का अध्ययन हमारा माइकोलॉजी कहलाता है। और सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? वो हमारा माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? देखिए, जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो आपके ऑप्शन है न्यूटन को, दूसरा ऑप्शन है हेराटोडस को, तीसरा ऑप्शन है अरस्तु को, चौथा ऑप्शन है लिनियस को। तो देखिए, न्यूटन को आप फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहते हो। न्यूटन के साथ में गैलीलियो थे। गैलीलियो जैसे साइंटिस्ट को या फिर आइंस्टीन जैसे साइंटिस्टों को आप फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहते हो। क्या कहते हो इसको जी? इसको आप कहते हो फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, न्यूटन को क्या माना जाता है? न्यूटन को फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स माना जाता है। हेरोडोटस को क्या माना जाता है? हेरोडोटस थे फादर ऑफ हिस्ट्री। इनको क्या माना जाता है? इनको इतिहास का जनक माना जाता है, यानी इनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। आपके जो अरस्तु हैं, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। किसका जनक माना जाता है? इनको जनक माना जाता है जी जीव विज्ञान का। इनको जनक माना जाता है किसका? इनको जनक माना जाता है पॉलिटिकल साइंस का। ठीक, जिसको आप राजनीति विज्ञान कहते हो, राजनीति शास्त्र कहते हो, उनका भी जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। आप लोग ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक सब्जेक्ट पढ़ते होंगे पॉलिटी। पॉलिटी की जो शुरुआत होती है ना, वो स्टार्टिंग से अगर आप कभी पॉलिटी के बेसिक्स पढ़िएगा या फिर कभी हम लोग कोशिश करेंगे पॉलिटी को भी पढ़ने की, तो जब कभी भी पढ़ेंगे ना, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से? हम लोग स्टार्ट करेंगे अरस्तु जी से। इन्होंने ही शुरुआत की थी किसकी? राजनीति शास्त्र की। तो इनको राजनीति शास्त्र का यानी पॉलिटिकल साइंस का भी जनक कहा जाता है, जीव विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। अब बात आती है जी किसकी? लिनियस की। लिनियस को वर्गीकरण विज्ञान का। किसका? वर्गीकरण विज्ञान का। इनको वर्गीकरण विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। ठीक है, इसको वर्गीकरण को आप इंग्लिश में टैक्सोनॉमी कहते हो। क्या कहते हो जी? टैक्सोनॉमी। इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? होमो सैपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? पहली बात तो होमो सैपियंस क्या है? पहली बात तो होमो सैपियंस क्या है? होमो सैपियंस जो है ना, वो मानव का जीव वैज्ञानिक नाम है। मानव का जीव वैज्ञानिक नाम है। देखिए, हर जीव का क्या होता है? एक वैज्ञानिक नाम होता है। वैज्ञानिक नाम के पीछे का क्या लॉजिक है? देखिए, हर जीव का क्या होगा? एक वैज्ञानिक नाम होता है। दुनिया में जितने भी जीव हैं ना, उनका क्या होगा? एक वैज्ञानिक नाम होगा। चाहे वो जंतु होगा, चाहे वो पौधा होगा, उसका क्या होगा? एक वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम में क्या दिखेंगे आपको? आपको दिखेंगे उसमें दो वर्ड्स, आपको उसमें दिखेंगे दो शब्द। उसका जो पहला शब्द होगा वो उस जीव के वंश को दिखाएगा। पहला शब्द किसको दिखाएगा? पहला शब्द वंश को प्रदर्शित करेगा, जिसको हम जीनस कहते हैं। दूसरा शब्द जो होता है ना, वो उसकी जाति को प्रदर्शित करता है। दूसरा शब्द किसको प्रदर्शित करता है? उस जीव की जाति को, यानी स्पीसीज को।
ठीक है। तो हर जीव वैज्ञानिक नाम में दो शब्द होते हैं, पहला शब्द वंश को प्रदर्शित करेगा, दूसरा शब्द जाति को। इसमें भी देखो आप दो शब्द हैं, एक दिख रहा है आपको होमो, दूसरा दिख रहा है सेपियंस। होमो क्या है? होमो है वंश, हमारा वंश क्या है? होमो है। सेपियंस क्या है? सेपियंस हमारी जाति है। तो पहला शब्द जो होमो है वो क्या है? वंश है। दूसरा शब्द सेपियंस है, वो जो जाति है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं जीवों की द्विनाम पद्धति। इसी को हम क्या नाम देते हैं? इसी को हम कहते हैं द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति। और द्विनाम पद्धति का जनक किसे माना जाता है? द्विनाम पद्धति का जनक माना जाता है कैरोलस लिनियस साहब को। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होने वाला है इसमें? इसमें हो गया ऑप्शन नंबर डी, जिसमें लिखा है लिनियस द्वारा। ठीक है, तो होमोसैपियंस क्या है? होमोसैपियंस हम लोगों का एक जंतु वैज्ञानिक नाम है। जंतु वैज्ञानिक नाम में दो शब्द होते हैं, पहला शब्द वंश को दिखाता है, दूसरा शब्द जाति को दिखाता है। इसी को हम कहते हैं जीवों की नामकरण की द्विनाम पद्धति। ठीक है, जीवों के नामकरण की जो दो नाम पद्धति है ना, उसका जनक किसे माना जाता है? लिनियस को। तो ये जो होमोसैपियंस नाम आया है ना, ये भी किसने दिया होगा? ये भी दिया होगा कैरोलस लिनियस ने। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखते हैं जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन के सिद्धांत संबंधित हैं। ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो देखिए, धरती पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई थी? पहले आप ये मानते हो कि बिग बैंग थ्योरी हुई। बिग बैंग थ्योरी के थ्रू आपने ये पढ़ा होगा ना कि बिग बैंग जैसी घटना हुई जिससे आपकी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद फिर अर्थ पर धीरे धीरे बहुत टाइम तक लाइफ नहीं थी, फिर धीरे धीरे वहाँ पर क्या हुई? लाइफ फॉर्म हुई। तो उस धरती पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इस बात के संबंध में ओपेरिन ने एक सिद्धांत दिया था। अब ओपेरिन का सिद्धांत क्या कहता था? ओपेरिन के सिद्धांत के हिसाब से कि जो वातावरण में उस टाइम पर बहुत ही छोटे छोटे सरल और जटिल अकार्बनिक पदार्थ थे ना, उन्हीं से क्या हुआ था? कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हुआ था। अब कार्बनिक पदार्थ, हम लोग जो जीव जंतु होते हैं उनमें कार्बनिक पदार्थ ही होता है। तो जीव जंतु किसके बने होते हैं? कार्बनिक पदार्थ के बने होते हैं। ठीक है, तो रासायनिक विकास संबंधी, यानी देखो अकार्बनिक पदार्थों से किसका विकास हुआ है? कार्बनिक का। तो ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? वो संबंधित है बेटा रासायनिक विकास से। रासायनिक विकास का मतलब है कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई थी ना धरती पर, जो पहला जीवन आया था ना, वो उसका विकास जो है ना बहुत सारे रासायनिक अपक्रियाओं के थ्रू हुआ था। ठीक है, तो जो पहला जैविक पदार्थ बना था उसका विकास कैसे हुआ था? सरल छोटे छोटे अकार्बनिक या फिर जटिल का अकार्बनिक पदार्थों से। ठीक है, तो ये संबंध ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंध रखता है? रासायनिक विकास से। और ओपेरिन के सिद्धांत को एक्सपेरिमेंटली, यानी इसको प्रायोगिक रूप से सिद्ध किसने किया था? एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया था? इसको प्रूफ किया था स्टैनले मिलर ने। किसने किया था? स्टैनले मिलर ने इसको लैब में प्रूफ किया था जीवों के रासायनिक विकास की प्रक्रिया को। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? निम्न में से कौन वर्गीकरण की मूल इकाई है? देखिए, किसी भी जीव का हम लोग क्या करते हैं? वर्गीकरण करते हैं ना, तो उसको कुछ अलग अलग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहले बात तो वर्गीकरण की इकाइयाँ क्या क्या हैं वो समझ लो। वर्गीकरण कैसे किया जाता है? जब भी किसी जीव का वर्गीकरण करते हैं ना, तो सबसे पहले लिखते हैं जगत, लिखते हैं। उसके बाद हम लोग लिखते हैं किसको? हम लोग लिखते हैं संघ को। जगत को हमने नाम दिया किसका? किंगडम का। संघ को नाम दिया हमने किसका? फाइलम का। फिर हम लोग लिखते हैं वर्ग को, यानी किसको लिखते हैं जी? हम लोग लिखते हैं जी क्लास को। फिर लिखते हैं गण को, यानी हम लिखते हैं किसको? ऑर्डर को। फिर लिखते हैं हम लोग कुल को, यानी हम लोग लिखते हैं किसको? फैमिली को। फिर हम लोग लिखते हैं वंश को, यानी हम लोग लिखेंगे जीनस को। फिर हम लोग लास्ट में लिखते हैं किसको? जाति को, यानी स्पीसीज को। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 जो है ना, इन्हीं को हम लोग कहते हैं 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ठीक है, किसी भी जीव का वर्गीकरण करते हैं ना, तो इन पहले उनको 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि इस वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है। शुरुआत करते हैं सबसे ऊपर से। सबसे ऊपर जो होगा ना वो सबसे बड़ा है, सबसे नीचे जो होगा वो क्या है? सबसे छोटा। तो वर्गीकरण की जो मूल इकाई है ना वो क्या है? वो है स्पीसीज। वो क्या है? हमारी स्पीसीज है। ठीक है, फिर आता है जीवों के वर्गीकरण में कौन सा स्तर फैमिली और स्पीसीज के बीच आता है? तो ध्यान से देखिए, ये हो गया कुल यानी फैमिली, और ये हो गया स्पीसीज यानी जाति। इन दोनों के बीच क्या आता है? इन दोनों के बीच आता है वंश, यानी इन दोनों के बीच आता है क्या? जीनस। इस
क्लासिफिकेशन के पूरे मेथड से आप याद रखिएगा कौन किसके बाद आता है और कौन किसके पहले आता है, ये चीज़ें आप यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन कशेरुकी नहीं है? आपको सॉरी ध्यान रखना है कि इनमें कौन कशेरुकी नहीं है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कौन सा कशेरुकी नहीं है। कशेरुकी जीव वो होते हैं ना जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम होती है, पीछे रीढ़ की हड्डी टाइप की संरचना होती है, इसको हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। तो कौन सा ऐसा जीव है इनमें से जिसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, यानी कशेरुकदंड नहीं है? तो कशेरुकी जीवों में कशेरुकदंड होती है, अकशेरुकी जीवों में यानी जिनमें कशेरुकदंड नहीं होती उनको अकशेरुकी नाम दे दिया। तो निम्न में से कौन सा कशेरुकी नहीं है? देखिए भाई, मत्स्य जो होती है ना, मछलियाँ होती हैं ना, वो किस में आती हैं? वो कशेरुकी में आते हैं। कशेरुकी को इंग्लिश में कॉर्डेट्स कहा जाता है, तो ये कशेरुकी हैं। उसके बाद आते हैं साइक्लोस्टोम्स में। देखिए साइक्लोस्टोमेटा क्या होते हैं? साइक्लोस्टोमेटा बेटा एक तरीके की क्या है, ये फिश है। फिश यानी एक तरीके की क्या है, ये मछली है। और ऐसी मछली है ना जो जालेस होती हैं। जा का मतलब जबड़ा, जिनमें जबड़ा नहीं होता ना, ये वो मछलियाँ हैं। तो ये कैसी मछलियाँ हैं? ये जबड़ा विहीन हैं। कैसी हैं जी? ये जबड़ा विहीन है। तो साइक्लोस्टोमेटा जो है, साइक्लोस्टोमेटा जो होती है ना, वो एक तरीके की मछलियाँ हैं जो जबड़ा विहीन होती हैं, और वो भी किस में काउंट होती हैं? वो भी कशेरुकी जीवों में काउंट होती हैं। पूछा क्या है कि इन चारों में कौन सा कशेरुकी नहीं है? तो ये भी कशेरुकी हो गया भाई साहब, ये भी कशेरुकी हो गया। बचे कितने? 2। सरीसृप जो होते हैं ना, जो रेंग कर चलने वाले जीव होते हैं ना, उनको हम लोग किस में काउंट करते हैं? उनको हम लोग कहते हैं कि ये सरीसृप है। और सरीसृप जीव भी किस में आते हैं? सरीसृप जीव भी आते हैं किस में? कशेरुकी में। रेंग के चलने वाले जो जीव होते हैं ना, उनको भी हम लोग क्या कहते हैं? उनको भी हम लोग कशेरुकी में ही काउंट करते हैं। अब बात आ गई एनेलिडा की। एनेलिडा अकशेरुकी जंतुओं का समूह है। और कैसे अकशेरुकी जंतुओं का? ऐसे अकशेरुकी जंतु जिनका शरीर जो है ना खंड युक्त होता है। पैर की बात नहीं कर रहे हैं, पैर खंड युक्त होगा तो वो आर्थ्रोपोड में चले जाएंगे, जैसे आपके मक्खी और मच्छर। ऐसे जीव जिनका शरीर खंडयुक्त होता है, जैसे आपने जोंक देखा हो कभी, तो जोंक को आप देखोगे ना तो उसका शरीर कैसे होता है? जोंक को अगर आप देखोगे ना तो उसका शरीर कैसे होता है? उसका शरीर ऐसे छोटे छोटे खंड में डिवाइड होता है। तो ऐसे जीव जिनका शरीर खंडित होता है ना, उनको आप किस में रखते हो? एनेलिडा में। अब आप सोच के बताओ, क्या जोंक के अंदर कशेरुकदंड होती है? नहीं होती भाई साहब। तो ये क्या है आपकी? ये आपकी अकशेरुकी जीव है। ठीक है, एनेलिडा क्या है? ऐसे जीवों का समूह है। पहली बात तो ऐसे जीवों का समूह है जिनका शरीर खंडयुक्त होता है। और शरीर खंडयुक्त होने वाले जीव जो है ना, वो किस में काउंट होते हैं? अकशेरुकी में। इनको इंग्लिश में कहा जाता है एनेलिडा। क्या कहा जाता है जी? इन्हें कहा जाता है एनेलिडा। अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन में। वो कह रहा है निम्न में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? ऊपर में कशेरुकी शामिल नहीं था और नीचे में क्या पूछ रहा है? अकशेरुकी में शामिल नहीं। यानी 3 इसमें ऐसे हैं जो अकशेरुकी हैं, एक ऐसा है जो अकशेरुकी नहीं है। तो साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर ये कशेरुकी था, यहाँ पर क्या है? ये कशेरुकी, ये अकशेरुकी नहीं है, यानी ये क्या है? कशेरुकी है। चलो आगे देख लेते हैं पहले वाले से। एनेलिडा क्या है जी? एनेलिडा को हमने देखा वो कैसा प्राणी है? वो अकशेरुकी है। ये कैसा है जी? ये अकशेरुकी है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं कीट में। देखो जो कीट होते हैं ना, उनके पैर खंडयुक्त होते हैं। कभी आप मच्छर मार के देखिएगा, मच्छर को मारिएगा, फिर उसका पोस्टमार्टम करने के लिए उसको उठा के देखिएगा ना, तो उठा के आप जब देखेंगे ना, तो उसमें आपको ये दिखाई देगा कि उसकी टांगें ना ऐसे खंडयुक्त होती हैं। उसकी टांगें आपको ऐसे दिखाई देंगी, ऐसे कुछ ऐसे दिखाई देंगी। ठीक, उसकी टांगें ऐसे खंडयुक्त होंगी। तो खंडयुक्त टांगों वाले जो जीव होते हैं ना, उनको हम कीट कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? कीट कहते हैं। और कीट को किस में रखा गया है? कीट को रखा गया है जी आर्थ्रोपोडा में। किस में रखा गया है जी? आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा का मतलब ही होता है, आर्थो का मतलब खंडयुक्त, पोडा का मतलब पैर, यानी खंडयुक्त पैर वाले जीव किस में रखे जाते हैं? आर्थ्रोपोडा में। और आप ये याद रखेंगे कि जंतु विज्ञान में सबसे बड़ा संघ कौन सा है? जंतु विज्ञान में जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? वो है आर्थ्रोपोडा, क्योंकि दुनिया में कीटों की संख्या सबसे ज़्यादा है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। मोलस्का। देखिए मोलस्का भी क्या है? एक तरीके का अकशेरुकी प्राणी है। क्यों? क्योंकि मोलस्का क्या है बेटा? मोलस्का में ऐसे जीव आते हैं ना जिनका शरीर बड़ा कोमल होता है, लेकिन उन कोमल शरीर को सुरक्षित रखने के लिए ना उसके बाहर एक कवच होता है। देखिए हम कछुए की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं घोंघे की। आपने कभी अगर घोंघा देखा हो, जिसको गांव में कटुआ बोलते हैं, ठीक है, तो अगर आपने कभी घोंघा देखा हो ना, हमारे यहाँ यूपी में इलाहाबाद साइड में उसको कटुआ ही बोला जाता है, धान के खेतों में अक्सर दिखाई देता है। ठीक है, अब उसको हम घोंघा बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको अगर आप देखोगे तो साइंटिफिक नेम उसका पाइला ग्लोबोसा होता है, उसको हम पाइला बोलते हैं। तो उसको आप देखोगे ना तो उसका शरीर कैसा होता है? उसका शरीर एकदम कोमल होता है, लेकिन उसके शरीर के ऊपर ना एक टफ
कवच पाया जाता है। तो ऐसे जीवों को किस में रखा गया है? ऐसे जीवों को मोलस्का में रखा गया है। अब बात करते हैं निम्न में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है। तो ये भाई साहब जो है ना, ये क्या हैं? ये कशेरुकी हैं। ये क्या है? कशेरुकी हैं। मोलस्का क्या है? अकशेरुकी। ये भी अकशेरुकी। ये तीनों क्या हैं? ये अकशेरुकी है, ये भी अकशेरुकी है और ये भी अकशेरुकी है। लेकिन ये वाला क्या है? कशेरुकी है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन में। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि स्यूडोपोडिया किस पर मौजूद अंगुली जैसी संरचनाएं हैं। देखिए, स्यूडोपोडिया किस पर मौजूद अंगुली जैसी संरचनाएं हैं? तो युगलिना पर तो नहीं होते, क्योंकि युगलिना हमारा कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक, यूलिना में जो चलने वाले अंग होते हैं ना, वो इस तरीके का कसाबिका होता है, जिसको हम फ्लैजला कहते हैं। फिर पैरामीशियम। पैरामीशियम आपने बचपन में पढ़ा होगा, वो उनको क्या कहा जाता है? उनको चप्पल जंतु कहा जाता है। और पैरामीशियम आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो इसमें चलने के लिए ऐसे छोटे छोटे किनारे किनारे पर अंग लगे रहते हैं ना, जिनको हम कहते हैं सीलिया। ठीक है, तो इसके गमन करने वाले अंग सीलिया होते हैं, जो छोटे छोटे संरचनाएँ हैं। अब फिर आते हैं ट्रिपैनोसोमा पर। देखिए, ट्रिपैनोसोमा भी एक तरीके का क्या है? प्रोटोजोआ है, जो कुछ ऐसे दिखाई देता है। ठीक, जो कुछ ऐसे दिखाई देता है। इसमें भी क्या होते हैं? इसमें भी फ्लैजला होते हैं। और अब बात करते हैं बेटा अमीबा की। तो अमीबा एक ऐसा जीव है, इसमें स्यूडोपोडिया होते हैं। इसमें नकली पैर होते हैं। कैसे होते हैं जी? देखिए, ये कुछ इस तरीके की संरचनाएं होती हैं अमीबा में। ये एक अमीबा है, तो और ये जो संरचना आपको दिख रही है ना पैर की तरह, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपका स्यूडोपोडिया। इन्हीं की सहायता से भोजन को कैप्चर करते हैं, भोजन को पकड़ते हैं। इन्हीं की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते हैं। ये इनके गमन अंग होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग फाइलम सिलेंट्रेटा की। देखिए, फाइलम सिलेंट्रेटा का आधुनिक नाम क्या है? फाइलम सिलेंट्रेटा का जो आधुनिक नाम है ना, वो है निडेरिया। क्या नाम है? निडेरिया नाम है। क्योंकि फाइलम सिलेंट्रेटा के जीवों में निमेटोसिस्ट यानी दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसी कारण इनको हमने क्या नाम दे दिया? निडेरिया का। जैसे हमारे पास क्या है? जैसे हमारे पास हाइड्रा होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे, आर्थ्रोपोडा को देखते हैं। आर्थ्रोपोडा खंडयुक्त पैर वाले जीव हैं। पोरीफेरा ऐसे जीवों का संघ है जिसमें जीव जो होता है ना, उनका शरीर जो है वो छिद्रित होता है। ठीक है, मोलस्का ऐसे जीवों का समूह है जिनका शरीर बहुत कोमल होता है, लेकिन उस कोमल शरीर के बाहर एक बहुत अच्छा कवच होता है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ से इन 8-9 क्वेश्चन से हमने कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स बायोलॉजी के सीखे होंगे। और इसी तरीके से डेली हम लोग कोशिश करेंगे 10 से 15 मिनट की क्लास में 8 से 10 अच्छे क्वेश्चंस करने की, जिससे हम बायोलॉजी के कुछ अच्छे कोर कॉन्सेप्ट्स को सीख पाएँ। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों, सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन है। आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सेशन को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और आपका लाइक और शेयर ही हमारी उम्मीद बढ़ाएगा और हमारा हौसला भी बढ़ाएगा, जिसके कारण हम और अच्छा कुछ करने के लिए प्रेरित होते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग फिर से 8-9 क्वेश्चन करेंगे और बायोलॉजी के कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए, अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखिए। धन्यवाद।